जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 2 के एपिसोड 1 और 2 के बारे में। इसके पहले एपिसोड का नाम है डॉल हाउस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1961 मिसिसिपी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। वो एक डॉल मेकिंग फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए जा रही थी, एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। और जब वो उस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारी डॉल्स बनाई जा रही हैं। उसको वो जॉब बहुत ही प्यारी होती है और किसी भी हाल में उसे वो जॉब चाहिए थी। उस फैक्ट्री का ओनर होता है वैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था और उसकी डॉल्स दुनिया भर में हर जगह जाया करती थी। वो डॉल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसका मानना था कि डॉल्स भी एक ह्यूमन की तरह ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जान नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो इंसान को प्यार करते हैं। कोवी जब मिस्टर वैन से मिलती है इंटरव्यू के लिए तो मिस्टर वैन उससे पूछता है कि उसके लिए डॉल की क्या परिभाषा है। वो उसे बताती है कि डॉल की परिभाषा उसके लिए सिर्फ प्लास्टिक है, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनाई जाती है और बच्चे उससे खेलते हैं। ये सुन के वैन उससे कहता है कि वो उसे अपनी सेक्रेटरी नहीं रख सकता। ये सुन के कोवी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसका असिस्टेंट उसका देखभाल रखेगा। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है, जो कि काफ़ी बड़ा था, और वो कोबी को पकड़ लेता है और उसे पीट कर बेहोश कर देता है। जब कोबी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक डॉल हाउस में पाती है, जहाँ पर वो अपने सामने वैन को देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। वैन उसे बताता है कि दरअसल ये उसका डॉल हाउस है और उसकी बीवी की मौत के बाद उसका बेटा अकेला हो गया है और उसे एक नई मॉम चाहिए जो कि उसका देखभाल कर सके। इसीलिए वो उसे यहाँ पर लाया है ताकि वो उसे कुछ तहजीब सिखा सके। वो भी उससे कहती है कि वो इसके लिए राज़ी नहीं है तो वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो उससे कहता है कि एक बार जो डॉल हाउस में आ गया वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, इसीलिए उसे यहाँ पे रहने के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। तभी को भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसके असिस्टेंट को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और वैन अपने असिस्टेंट को लेकर तुरंत वहाँ से चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। ये देखकर को भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन तभी वहाँ पे मौजूद डॉल्स अपने मास्क हटाती हैं और वो देखती हैं कि दरअसल वो लड़कियाँ हैं जो कि उसी की तरह यहाँ पर फंसी हुई हैं और उन्हें यहाँ पर डॉल बनने का नाटक करना होता है। उन लड़कियों के नाम होते हैं ऑरेला, हेलेना, फे और बूनी, और इन चारों को वैन ने पहले ही किडनैप करके यहाँ पर ले आया था। ऑरेला कोबी को बताती है कि यहाँ पे रहने के कुछ रूल्स हैं, उन्हें यहाँ पर डॉल्स बन के रहना पड़ता है और हर दिन वो यहाँ पर आता है और उससे पहले यहाँ पे अलार्म बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आने वाला है और वो तैयार होकर डॉल्स बन जाती हैं। कोबी उनसे पूछती है कि आखिर वो ये कर क्यों रहा है, तो हार्लेना उसे बताती है कि दरअसल उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी और उसने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था तो उसके लवर और उसे उसने मार कर कुएं में फेंक दिया और अपने बेटे को बताया कि उसकी माँ यहाँ से दूर चली गई। जिसके बाद उसका बेटा माँ की याद में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा, इसीलिए अब उन लड़कियों को उसने यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ है ताकि उसके बेटे को वो इम्प्रेस कर सके और हाउस होल्ड काम सीख सके, जिससे कि वो उसकी नई मदर बन सके। तभी अचानक वहाँ पर अलार्म बजता है और वो सभी तैयार होने लगती हैं और कोबी भी अपने एक डॉल के कपड़े सेलेक्ट कर लेती है और बैठ जाती है। तभी वैन वहाँ पर अपने बेटे के साथ आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि उसे जो भी डॉल पसंद आए वो उसे ज़रूर बताए। वो नई डॉल को जब देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि आखिर वो क्लाउन क्यों बनी हुई है। तो कोबी उसे बताती है कि बच्चों को क्लाउन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वैन का बेटा ओटिस उससे कहता है कि उसे क्लाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस सुनकर वो भी उससे कहती है कि वो मैजिक करना भी जानती है और वो उसके सामने एक टॉय कार को चला कर दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। तो वो उसे बताती है कि उसे मैजिक आता है। ओटिस जब कार के नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी मोटर नहीं होती, तो वो उससे कहता है कि वो फिर से करके दिखाए और फिर से वो उस कार को मूव कर देती है, जिससे ओटिस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बाकी लड़कियाँ ये देखकर हैरान थी कि आखिर उसने ये किया कैसे। रात को ऑरेला उससे पूछती है कि आखिर उसने वो मैजिक कैसे कर लिया, तो वो उसे बताती है कि उसके अंकल मैजिशियन थे और उन्होंने उसे मैजिक करना सिखाया था। ऑरेला उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उस लड़के को इम्प्रेस कर लेगी और उसके बाद वो उसकी मम्मी बन जाएगी और वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि वैन यहाँ पर पहले भी कई लड़कियों को मार चुका है जो कि मॉम बनने के काबिल नहीं थी। कोबी उससे कहती है कि उसका प्लान है कि वो सभी को यहाँ से जिंदा वापस ले जाएगी, क्योंकि वो उस बच्चे को इम्प्रेस करके उससे कहेगी कि वो अपने पिता को कहे कि वो उन सबको छोड़ दे। फिर से वहाँ पे अलार्म बजता है और अब वैन वहाँ पर आने वाला था और वैन वहाँ पर आकर उन्हें डाइनिंग टेबल पे बैठाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि उन्हें डाइनिंग टेबल सेट करना सीखना होगा और सबको वो मार्क्स देगा और जिसके कम मार्क्स होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो टाइम स्टार्ट करता है तो सभी अपने डाइनिंग टेबल को सजाने लगती हैं, लेकिन जब टाइम अप होता है तो वो सबको मार्क्स देने लगता है। यहाँ पे एक लड़की को बिल्कुल भी डाइनिंग सेट लगाना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उसे जान से मार डाले और वो लड़की एलिमिनेट कर दी जाती है और उसे जान से मारकर कुएं में फेंक दिया जाता है। वैन उन सबसे कहता है कि कल वो फिर से उनका एक और टेस्ट लेगा और उस टेस्ट के बाद उनका फाइनल टेस्ट होगा। अगले दिन ओटिस जब कोबी के साथ खेल रहा होता है तो कोबी उससे कहती है कि वो उसकी माँ बनने के लिए तैयार है,
लेकिन वो अपने पिता से कहे कि वो बाकी लड़कियों को छोड़ दे। तो ओटिस उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो क्या सच में उसकी माँ बनेगी। उसकी बात मान के ओटिस रात को अपने पिता से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसका पिता वहाँ पर उससे कहता है कि उसकी माँ खो गई है और वो उसे दुनिया की बेस्ट मॉमी ला कर देगा। ओटिस से सुन के खुश हो जाता है और वो कोबी की कही हुई बात को अपने पिता से नहीं बताता, क्योंकि उसे ज़्यादा भरोसा अपने पिता पर था। अगले दिन वैन फिर से उन डॉल्स के पास जाता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि अब उनका दूसरा टेस्ट है, जहाँ पर उन्हें कपड़ा इस्त्री करके दिखाना पड़ेगा। वो सभी लड़कियों से वो टास्क कराता है, लेकिन एक लड़की उसमें से बहुत ही बेकार टास्क करती है, जिसकी वजह से वो उसको स्टैब कर देते हैं और जान से मार डालते हैं, और अब बाकी 3 लड़कियां ही बची हुई थीं। वैन उनसे कहता है कि अब आखिरी टेस्ट उनका वो कल लेगा और वो सभी तैयार रहें, ये आखिरी और फाइनल टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ एक ही विजेता होगी और बाकी लड़कियों को मार दिया जाएगा। और कोबी और हार्लिन सोचने लगती हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलें, और ऑरेलिया को लगता है कि कोबी उनसे जीत जाएगी, इसीलिए वो प्लान बनाती है उसे जान से मारने का। जब वो उसके पास जाती है उसे जान से मारने के लिए, तो वो देखती है कि वो पुतला है और वो कोबी नहीं है, लेकिन कोबी उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो सभी यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। ये सुन के वो प्लान में राज़ी हो जाती हैं, और रात को जब वैन वहाँ पर आने वाला होता है आखिरी टास्क देने के लिए, तो वो सभी कबर्ड में छुप जाती हैं और अपने पुतलों को वहाँ पे खड़ा कर देती हैं, जिससे वैन को लगता है कि वो तीनों वहीं पर हैं, और मौका देखकर वो तीनों दरवाजे के रास्ते वहाँ से भाग निकलती हैं। कोबी वैन के घर में जाती है क्योंकि वो उसके बेटे को साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसका पिता पागल था जो कि अपने बेटे के साथ भी कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वो ओटिस के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ओटिस उससे कहता है कि उसे अपने पिता पर ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए वो उसे शॉक दे देता है जिससे कि कोबी बेहोश हो जाती है। और इधर वो दोनों लड़कियां जब जंगलों की ओर भाग रही होती हैं, तो वहाँ पर वैन का असिस्टेंट आ जाता है जो कि उन दोनों को शूट करके जान से मार डालता है। जब कोबी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और वैन उसे बताता है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। उसने जो उस कमरे में डॉल्स रखी थी उसके अंदर माइक भी था, जिसमें उसने उनकी सारी प्लानिंग सुन ली थी। उसे कहता है कि वो चूज़ करी गई है मॉम बनने के लिए, और अब वो उसे पूरी तरह डॉल बनाएगा। वो उसे मशीन में डाल देता है जिससे कि वो पूरी तरह डॉल बन जाती है, और उसके बाद वो उसे अपने घर के सारे काम करवाता है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ विचेस आती हैं जो कि मैजिक जाना करती थी, और वैन उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं। वो उनसे कहती हैं कि दरअसल कोबी उनमें से एक है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे डॉल बनाने की। वो अपने मैजिक से उन सबको फ्रीज कर देती हैं और कोबी के पुतले को वो तोड़ देती हैं, जिससे कोबी बाहर आ जाती है। ये देखकर कोबी खुश हो जाती है और वो ओटिस को अपने साथ ले जाती है, और वो विचेस उस घर को पूरा जला देती हैं, जिसमें वैन और उसके असिस्टेंट की मौत हो जाती है। उसके बाद कोबी ओटिस को एक ऑर्फनेज में छोड़ देती है, जहाँ पर उसकी एक दोस्ती बन जाती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, सीज़न 2 के सेकेंड एपिसोड का नाम है ऑरा। ये कहानी है जैज़लिन नाम की एक लेडी की, जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। वो जब एक शॉप में होती है तो वहाँ पर उसे ऑरा नाम का एक वेब कैम मिलता है, जिसे अक्सर लोग अपने दरवाजे के बाहर लगाया करते हैं, ताकि अगर कोई विजिटर आए तो उन्हें पता चल जाए कि वहाँ पर कौन आया है। वो कैमरा काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए वो लेना नहीं चाहती, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उसे ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कौन कातिल निकल जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। उसकी बात मानकर जैज़लिन उस ऑरा को ले लेती है, और जब वो अपने घर जाती है तो उसका पति ब्राइस जब उस ऑरा को देखता है तो वो उससे कहता है कि इतना महंगा सामान उसे लेने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग अभी घर में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं आने वाले। तो वो उससे कहती है कि अपनी सेफ्टी के लिए उसने वो लिया है। सुन के उसका पति उससे कहता है कि अगर उसको सेफ्टी के लिए चाहिए तो कोई बात नहीं, और वो तुरंत दरवाजे पर उस कैमरे को इंस्टॉल कर देता है। दरअसल जैज़लिन के साथ 20 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। 20 साल पहले एक चोर उसके घर में घुस आया था और उसके माता पिता को उसने जान से मार डाला था, और उसके बाद उसे ज़िंदा छोड़ दिया था, जिसके बाद जैज़लिन बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसीलिए उसे अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जैज़लिन एक बिजनेस वुमेन थी जो कि अपनी ज्वेलरी का बिजनेस चलाना चाहती थी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर उसे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। जैज़लिन जब रात को काम कर रही होती है तो अचानक से उसे ऑरा का नोटिफिकेशन आता है, और जब वो अपने मोबाइल में उसको खोलती है तो वो अपने दरवाजे पर एक आदमी को देखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद जब वो सोने के लिए जाती है तो फिर से वही आदमी उसके दरवाजे पर आता है, और वो जैज़लिन से कहता है कि वो दरवाज़ा खोले क्योंकि उससे उसे कुछ बात करनी है। लेकिन जैज़लिन उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला रही है। वो आदमी वहाँ से नहीं जाता तो वो पुलिस को कॉल कर देती है, और पुलिस वहाँ पर आकर जब छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी विजिटर आया ही नहीं था। उनके सामने हुआन नाम का बंदा रहता है जो कि अपने वेब कैम में भी उसे दिखाता है, और वहाँ पर कोई भी इंसान उन्हें नज़र नहीं आता। जैज़लिन का पति उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, तो वो आराम करे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अगले दिन जब वो घर में होते हैं तो अचानक से उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है और जब वो अपने फ़ोन में ऑरा का कैम देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी फिर से वापस आ गया है। वो अपने पति को भी वो आदमी को दिखाती है और उससे कहती है कि वो चाहता है कि वो घर के अंदर आ जाए। और ये देखकर उसका पति हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई बंदा है जो कि उसके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब वो हथियार लेकर उसे मारने के लिए जाता है तो दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो हुआन को कॉल करता है और उसे वेबकैम चेक करने के लिए कहता है तो हुआन उससे कहता है कि उनके दरवाजे पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कई सारे लोग प्रैंक भी करते हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद वो कैमरा हैक हो गया हो जिसकी वजह से कोई बंदा उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसके बाद जैस्मिन उसे बताती है कि दरअसल वो बूढ़ा आदमी उसे याद आ गया है, उसका नाम डेल था और वो हमारे स्कूल में काम किया करता था। और एक दिन जब उसने उसे हाय कहा था तो वो उसके प्यार में पड़ गया था, जिसकी वजह से वो उसे हमेशा फॉलो करता था और उसको लेटर्स भेजा करता था। ब्राइस उससे कहता है कि यानी उसका कहने का मतलब है कि वो आदमी उसे फिर से परेशान कर रहा है। जैस्मिन समझ जाती है कि उसका पति बिल्कुल भी नहीं समझने वाला, इसलिए वो खुद इस मिस्ट्री को सुलझाने का फैसला करती है और वो मिस्टर डेल के घर में जाती है पता लगाने के लिए, जहाँ पर उसे डेल की बहन मिलती है जो कि उसे बताती है कि डेल तो कई सालों से यहाँ पर आया ही नहीं है। वो उसे डेल की फ़ोटो भी देती है जो कि उसी आदमी की फ़ोटो थी जो कि उसके वेब कैम में आया करता था। जैस्मिन तुरंत अपने पति को कॉल करती है और इस बारे में बताती है तो उसका पति उससे कहता है कि हो सकता है कि डेल ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया हो, जिसके बाद वो उसके ऑरा में शो हो रहा हो। तभी अचानक ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब जैस्मिन उस पर क्लिक करती है तो देखती है कि डेल वहाँ पर मौजूद है और इस बार वो डेल को अपने घर में अंदर आने देती है। लेकिन वो देखती है कि गेट पर कोई भी नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो डेल उसके सामने खड़ा होता है जो कि उससे कहता है कि वो उससे यहाँ पर माफ़ी मांगने आया है क्योंकि उसने उसको स्टॉक किया था और उसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनकर जैस्मिन उसे माफ़ कर देती है और तभी उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। जैस्मिन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, लेकिन वो इस बारे में अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती। अगले दिन उसे फिर से ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब वो इस बार देखती है तो वहाँ पर मैरी नाम की एक लड़की होती है जो कि उसके पति ब्राइस से कहती है कि वो दरवाज़ा खोले। ब्राइस जब उस लड़की की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए वो ऑरा को निकाल कर फेंक देता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो फिर से इसे इंस्टॉल बिल्कुल ना करे। जैस्मिन रिसर्च करने लगती है कि आखिर मैरी है कौन और उसे पता चलता है कि दरअसल एक एक्सीडेंट में वो मारी गई थी। रात को वो अपने घर में जाती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर मैरी है कौन, तो वो उसे बताता है कि वो मैरी को जानता ही नहीं है। तभी अचानक उसे फिर से ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जब वो उसे क्लिक करती है तो वहाँ पर मैरी मौजूद होती है। ब्राइस उससे कहता है कि आखिर उसने ऑरा फिर से इंस्टॉल क्यों किया, तो जैस्मिन उससे कहती है कि उसे जानना था कि आखिर मैरी कौन है। वो उसे भी बताती है कि दरअसल उसे पता लग गया है कि ऑरा के अंदर आत्माएं दिखती हैं, वो आत्माएं जो कि अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाईं। जैसे कि डेल उसके पास आया था माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था, वैसे ही मैरी भी यहाँ पर आई है किसी मकसद की वजह से। ब्राइस उनके हंसने लगता है और उससे कहता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जब वो डोर पे मैरी को देखता है तो वो अपनी वाइफ को बताने लगता है कि आखिर मैरी कौन थी। वो उसे बताता है कि मैरी उसकी फियांसे थी, लेकिन जब उसने उससे एक दिन ब्रेकअप करना चाहा तो मैरी अचानक गाड़ी के आगे आ गई और उसने अपनी जान दे दी। जैस्मिन सुन के उससे कहती है कि शायद वो झूठ कह रहा है, इसलिए दरवाज़ा खोल देती है और मैरी की आत्मा को अंदर आने देती है, जहाँ पर ब्राइस देखता है कि मैरी की आत्मा के हाथ में एक बच्चा भी है जो कि उसे बताती है कि अगर वो जिंदा होती तो ये बच्चा उसका होता। ये सुन के ब्राइस जैस्मिन को अब सारी बात बताता है, जहाँ पर उससे कहता है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप करना चाहा। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसे ठोकर मार कर निकल गई, लेकिन वो तब तक जिंदा थी, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे वहीं पर जान से मार डाला। ब्राइस कहता है कि उसने उस आत्मा को अंदर बुला के बहुत गलत किया, क्योंकि ये जो सीक्रेट था वो किसी को भी नहीं बताने वाला था, लेकिन जैस्मिन को भी अब वो जान से मार डालेगा। और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो मैरी की आत्मा उसे रोक देती है और वहीं पर उसे चोक करके जान से मार डालती है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जैस्मिन अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और उसका एक वर्कर होता है जो कि उससे कहता है कि उसने ऑरा फिर से इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन जैस्मिन उससे कहती है कि उसने बहुत ही गलत काम किया। तभी उसे ऑरा का नोटिफिकेशन आता है और जैस्मिन जब उसे उठाती है तो देखती है कि ब्राइस वहाँ पर है, जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसे जान से मार सके। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 3 का नाम है ड्राइव और ये कहानी है मार्सी नाम की एक लड़की की जो कि क्लब एडिक्ट होती है, क्योंकि वो हर रात क्लबिंग करने जाती थी और वो बिना क्लब के नहीं रह सकती थी। मार्सी वहाँ पर अपनी दोस्त पाइपर के साथ आई होती है और तभी उसे वहाँ पर वॉट नाम का एक लड़का नज़र आता है। पाइपर उससे कहती है कि इतना हॉट लड़का उसे ही क्यों मिलता है, तो मार्सी उससे कहती है कि सबसे पहले उसकी नज़र उस पर पड़ी है तो वो उसका है। ये सुन के पाइपर वहाँ से चली जाती है और वो लड़का मार्सी के पास आता है और उससे बातें करने लगता है।
मार्सी को काफ़ी पसंद आता है और उसके बाद वो दोनों डांस करने के लिए जाते हैं। और डांस करने के बाद मार्सी उसे अपनी कार में ले जाती है जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट होती है। वॉट उससे कहता है कि अब वो उसकी दीवानी बन जाएगी, क्योंकि जिन भी लड़कियों के साथ वो वक्त बिताता है वो उसकी दीवानी बन जाती हैं। लेकिन मार्सी उससे कहती है कि वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसकी कार से बाहर निकल जाए। वाइट को सुन के बुरा लगता है और वो उसकी कार से बाहर चला जाता है और उसके बाद मार्सी अपने घर जाने लगती है। तभी अचानक मार्सी को रास्ते में एक कार नज़र आती है जो कि उसके पीछे चल रही थी और वो उसके पीछे से फ्लैशलाइट जलाता है। तो मार्सी अपनी कार को साइड करती है और उससे कहती है कि वो आगे चला जाए, लेकिन वो बंदा आगे जाना नहीं चाहता था, मानो कि वो कातिल हो। उसके बाद वो उसकी कार को ठोकर मारने लगता है, जिससे मार्सी अपनी कार भगा लेती है और फिर वो उस बंदे का पीछा करती है जो कि कार वॉश में चला जाता है। और मार्सी को लगता है कि शायद वो कातिल ही होगा, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसका हस्बैंड चैज़ वहाँ पे मौजूद होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसे आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो वो उसे बताती है कि दरअसल कोई उसका पीछा कर रहा था और उसने उसकी कार को भी ठोकर मारी थी, इसीलिए उसे आने में देर हो गई है। तभी मार्सी अपने चेहरे से मेकअप हटाती है और हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे पे एक मार्क लगा हुआ है। उसका पति शायद उससे कहता है कि उसे मार्क छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस मार्क में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मार्सी ये सुन के उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल जो उनकी मैरिज थी वो एक ओपन मैरिज थी, जहाँ पे मार्सी को फ्रीडम थी कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकती है उसके पति के होते हुए। इसीलिए मार्सी हमेशा क्लब जाया करती थी जहाँ पे वो नए नए लड़कों से मिलती थी। उसका पति भी उसे पूरा सपोर्ट करता था इस चीज़ में, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रात को जब वो सो रही होती है तो अचानक से उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और जब वो नीचे जाती है देखने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे खिड़की खुली हुई नज़र आती है तो वो खिड़की को बंद कर देती है और उसका पति वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। मार्सी उसे बताती है कि दरअसल उसे लगा कि वो स्टॉकर उसके घर में घुस आया है, इसीलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी। ये सुनकर उसका पति उससे कहता है कि उसके होते हुए वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाए। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मार्सी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, कि वो ये बात जानती थी कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाला, इसीलिए वो अपनी मनमानी करती थी और चैज़ उसे कुछ भी नहीं कहता था। अगले दिन मार्सी अपनी दोस्त पाइपर के साथ होती है, जहाँ जब वो पाइपर को वो घटना के बारे में बताती है तो पाइपर उससे कहती है कि ये बहुत ही सीरियस घटना है, क्योंकि दरअसल उनके शहर में कोई कातिल आ गया है जो कि ऐसे ही क्लब्स में जाकर लड़कियों को मार डालता है। अभी न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था जिसमें इसी कहानी के बारे में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि वो एक अर्बन लेजेंड है जो कि रात को लड़कियों की गाड़ी के बैक सीट में आ जाता है और उन्हें जान से मार डालता है। एक लड़की जब क्लब से वापस आ रही थी तो वो अर्बन लेजेंड उसकी बैक सीट में आ गया था और उसे जान से मार डाला था और उसका सर काटकर उसने उसके बोनट पर लटका दिया था। मार्सी सुन के उससे कहती है कि अर्बन लेजेंड और भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन पाइपर उसे वार्न करती है और उससे कहती है कि वो आइंदा अपने कार में लड़कों को बिल्कुल ना घुसाए। वो उसकी बात मानती है और रात को वो अपनी कार में किसी लड़की घुसाती है जिसके साथ वो इंटीमेट होने लगती है। और पाइपर जब ये देखती है तो वो उससे कहती है कि उसने बहुत ही गलत किया। उसे डांटती है कि उसके समझाने के बावजूद भी उसने ये सब किया, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे गालियाँ देने लगती है, जिसकी वजह से पाइपर उससे दोस्ती तोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो वापस पब में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका पति मौजूद है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उससे कहता है कि यहाँ पर वो उसकी सेफ्टी के लिए आया है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ से तुरंत चला जाए। उसके बाद जब वो पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वहाँ पर वो उस गाड़ी को देखती है जो कि उस रात उसका पीछा कर रही थी। तभी उस गाड़ी में एक लड़का आता है और वो समझ जाती है कि ये गाड़ी उसकी है और वो उस लड़के का पीछा करने लगती है। यहाँ पर वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और अगले दिन वो उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो गाड़ी किसी पॉल नाम के बंदे की है जो कि एक कटलरी शॉप में जॉब करता है। उसके बाद वो उस कटलरी शॉप में जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो जानना चाहती थी कि वो कोई कातिल है या नहीं। लेकिन वहाँ पॉल से बात करने के बाद उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसके घर में जाएगी। रात को पॉल जब क्लब के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ पर वो छानबीन करने लगती है। लेकिन जब पॉल वहाँ पर आता है तो वो छुप जाती है और पॉल समझ जाता है कि ज़रूर उसके घर में कोई ना कोई मौजूद है, इसीलिए वो वहाँ से जाने का नाटक करता है। तो वो बाहर निकलती है और पॉल बेसबॉल बैट दिखा के उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। मार्सी उसे बताती है कि उस दिन वो उसकी कार का पीछा क्यों कर रहा था। तो पॉल उससे कहता है कि अच्छा उस कार में वो थी, उसने उसकी बैक सीट पे किसी को देखा था और वो उसे आगाह करना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था ताकि वो उसकी जान बचा सके। ये सुन के मार्सी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसकी बैक सीट में कोई भी नहीं था।
वो उसका शुक्रिया अदा करती है उस दिन उसकी मदद करने के लिए। और तभी अचानक पॉल की गर्दन में वो एक सुई लगा देती है, जिससे पॉल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी चैज़ वहाँ पर आकर पॉल के सर पे वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो मार्सी से कहता है कि वो कब तक ये काम अकेले करती रहेगी। उसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं, जहाँ पर चैज़ मार्सी से कहता है कि अब उसे लगता है कि उसका प्यार ख़त्म होता जा रहा है, तो भलाई इसी में है कि वो उसे छोड़ के चला जाए। उसने एक नया अपार्टमेंट देख लिया है और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और अब से वो अकेले ही यहाँ पर रह सकती है। मार्सी को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। और ये कहकर वो अपने सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर उसने पॉल को बंदी बना के रखा था। वहाँ पर उसने कई सारे औजार भी रखे हुए थे और वो पॉल को बताती है कि दरअसल वो एक सीरियल किलर है। और उस दिन उसने गाड़ी में जो किसी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका विक्टिम था, जिसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसने उसे सिरिंज दे दिया था और बेहोश कर दिया था। लेकिन जब उसने उसे देख लिया तो उसने उसका पीछा किया और अब वो भी उसका विक्टिम बन चुका है। वो क्लब में जाती है और लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर ले आती है और उसके बाद वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें जान से मार डालती है। ये कह के वो उसके पैर में एक रॉड घुसा देती है, जिससे पॉल को बहुत ही दर्द होता है। और उसके बाद वो उसे अपना मार्क दिखाती है और उसे कहती है कि हाई स्कूल में इस मार्क की वजह से सभी लोग उसे बुली किया करते थे और उसके जैसे ही बुली लोगों को सबक सिखाने के लिए वो सीरियल किलर बन गई। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसे तो उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। इसीलिए वो चैज़ के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो क्यों ना वो साथ में मिलकर ये कत्ल करते रहें। चैज़ उससे कहता है कि अगर वो ऐसा ही चाहती है तो वो कत्ल करने के लिए तैयार है। और मर्सी उससे कहती है कि सबसे पहले वो उसकी दोस्त का ही कत्ल करेंगे। अगले दिन वो अपनी दोस्त को बंदी बनाकर ले आती है और चैज़ से उसका मर्डर करवाती है, जिससे कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, एपिसोड 4 का नाम है मिल्कमेड्स और ये कहानी है न्यू इंग्लैंड 1757 की, जहाँ पर एक प्लेग फैल गया था जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जा रहे थे। वहाँ थॉमस नाम का एक अमीर आदमी था जिसने हाल ही में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी बीवी को खो दिया था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम एडवर्ड था। उसके बाद थॉमस अपनी वाइफ का फ्यूनरल करवाता है और फिर हमें वहाँ का पैस्टर दिखाया जाता है जो कि सेलेस्ट नाम की एक मिल्कमेड के पास आता है। सेलेस्ट उससे पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो वो उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वो एंजॉयमेंट के लिए आया है। और ये सुन के सेलेस्ट उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वो उसके शरीर पर कई सारे दाग नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि दरअसल उसे भी वो प्लेग हो गया है। इसीलिए वो उसे तुरंत हटाता है और उसे पीटता है। लेकिन सेलेस्ट का कहना था कि उसके कई सारे कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं जो कि उसके साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कस्टमर बीमार नहीं पड़ा, बल्कि उसका जो शरीर है वो लोगों का क्योर कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वो सेंट लैजरस की बेटी है जिसको प्लेग ने अफेक्ट नहीं किया है। ये सुन के पैस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे पीट के वहाँ से भाग जाता है। और सेलेस्ट ये ठान लेती है कि वो उसको एक्सपोज करके रहेगी, क्योंकि सबके सामने वो शरीफ बनता है और यहाँ पर आकर वो एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ वक्त बिता रहा है। उसके बाद पैस्टर जब चर्च जाता है तो थॉमस और उसके सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ के मृत्यु के बाद सभी वहाँ पर शोक मना रहे थे। तभी वहाँ पर सेलेस्ट आ जाती है जो कि पैस्टर को सबके सामने एक्सपोज करने लगती है, लेकिन पैस्टर उससे कहता है कि ये एक विच है तो वो लोग उसे जान से मार डालें। और पैस्टर काफ़ी पावरफुल होता है जिसकी बात सभी लोग मानते थे। इसी वजह से वो सभी सेलेस्ट को मारने के लिए जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन तभी थॉमस सबको रोक देता है और उसे कहता है कि अभी उसकी वाइफ की मौत हुई है और वो किसी और को जान से नहीं मार सकते। इसीलिए सभी लोग रुक जाते हैं और सेलेस्ट वहाँ से भाग निकलती है। पैस्टर जब थॉमस से पूछता है कि आखिर उसने उसके काम में बाधा क्यों डाली, तो थॉमस उसे बताता है कि उसकी वाइफ का फ्यूनरल अभी हुआ है और उसी फ्यूनरल पे वो किसी की बलि चढ़ाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। थॉमस वहाँ पे बताता है कि इस प्लेग को रोकने के लिए उसने एक गांव वालों की बात सुनी है, जहाँ पे दूसरे गांव में लोग बरीड लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनका दिल खा रहे हैं, जिससे वो प्लेग रुक गया है और वो सभी ठीक हैं। हो सकता है कि रिचुअल काम करे और वो सभी सेफ रह सकें। ये सुनकर पैस्टर रात को उसकी वाइफ की ग्रेव को खोदता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसका दिल निकालते हैं और उसे खाते हैं। और उसके बाद थॉमस डिनर में अपने बेटे को भी उसकी माँ का दिल खिलाता है। तभी वहाँ पर डेलिया नाम की मिल्क मेड आती है जो कि उनको मिल्क डिलीवरी करने के लिए आई थी। हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि उसके साथ बहुत ही बुरा पेश आता है, क्योंकि एडवर्ड पैस्टर को बहुत ज़्यादा माना करता था और पैस्टर ने ये कहा था कि उन्हें कभी भी मिल्क मेड पर ट्रस्ट नहीं करना है। इसीलिए वो उसे बुरा भला कहता है और उसे वहाँ से भगा देता है। डेलिया जब वापस अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो सेलेस्ट को पाती है जो कि वहाँ पर गांव वालों से बच के छुपी हुई थी। वो उसकी मदद करती है और उससे कहती है कि उसे छुपने की अब और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उसकी बात पे यकीन कर रही है।
अगले दिन पैस्टर थॉमस के पास आता है और उसे बताता है कि उन्होंने जो इंग्रेडिएंट खाया है उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, मानो कि वो सच में क्योर हो। इधर डेलिया देखती है कि सेलेस्ट भी प्लेग की शिकार हो गई है और उसके शरीर पे जो मार्क्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। उसे कहती है कि उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सेलेस्ट उसे बताती है कि दरअसल वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उसको ये जो बीमारी हुई है उसकी वजह से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। उसके पास कई सारे कस्टमर्स आते थे जिन्हें उसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और वो उसके बावजूद भी उसके साथ इंटीमेट होते थे, जिसकी वजह से वो आज तक बीमार नहीं पड़े हैं और उसे लगता है कि उसे जो बीमारी है उसमें ही क्योर है। ये सुनकर डेलिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साइंस मौजूद होगी। इधर पैस्टर सबको बता देता है कि दिल खाने की वजह से वो लोग ठीक रहेंगे और सभी लोग तैयार हो जाते हैं ग्रेव्स को खोदने के लिए ताकि वो उनका दिल खा सकें। इधर डेलिया वो साइंस पढ़ने लगती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसे कौन सा प्लेग है और वो पढ़ते पढ़ते वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगती हैं। तभी डेलिया अपनी काऊ के ऊपर काऊ पॉक्स देखती है जिसके दाग काफ़ी बड़े थे और वही सेम दाग सेलेस्ट के ऊपर भी थे, जिससे वो समझ जाती है कि दरअसल सेलेस्ट को स्मॉल पॉक्स नहीं है बल्कि उसे काऊ पॉक्स है और काऊ पॉक्स स्मॉल पॉक्स का क्योर है। तभी उसके पास जो कोई भी कस्टमर आता है वो कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होता। वो उस काऊ का दूध निकालती है और सबको देने के लिए चली जाती है क्योंकि स्मॉल पॉक्स को भगाने के लिए उस काऊ पॉक्स वाले दूध को पीना ज़रूरी था। सबसे पहले वो थॉमस के घर में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर है, लेकिन उसका बेटा उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो एडवर्ड को ज़बरदस्ती वो दूध पिला देती है और उसके बाद वो ग्रेवयार्ड की तरफ जाने लगती है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मुर्दों का दिल खाने लगे थे। वो एडवर्ड से इस बारे में बताती है और उसे पूरा साइंस समझाती है, लेकिन पैस्टर उसे विच कह के बुलाता है और वो उसे पीट देता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सेलेस्ट के पास जाने लगता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो आगे ना जाए क्योंकि दरअसल एडवर्ड की असली माँ सेलेस्ट है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और एडवर्ड उनके प्यार की निशानी है। लेकिन वो एक मिल्क मेड थी जिसकी वजह से वो उसे शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने किसी और औरत से शादी कर ली। पैशर सुन के उसे चाकू मार देता है और थॉमस बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो अंदर जाता है सेलेस्ट को जान से मारने के लिए। तभी अचानक वो वहाँ पर सेलेस्ट का शोषण करने लगता है, लेकिन तभी डेलिया वहाँ पर आकर उसे चाकू मार देती है जिससे पैस्टर की मौत हो जाती है। तभी थॉमस वहाँ पर आता है और सेलेस्ट और उसे साथ देखकर वो उससे कहता है कि उन दोनों ने पाप कर दिया है क्योंकि लड़की और लड़की कभी एक साथ नहीं हो सकती। वो डेलिया को विच कहने लगता है और उसको जान से मार डालता है और ये देखकर सेलेस्ट थॉमस के सर पे वार करती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस घर को जला देती है और काऊ को लेकर अपने बेटे के पास जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो उसकी असली माँ है और वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगी। एडवर्ड उससे पूछता है कि उसका पिता कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो जिंदा नहीं है। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या वो मिल्क मेड है, तो वो उसे बताती है कि वो मिल्क मेड रह चुकी है और ये सुनते ही वो उसके पेट में चाकू मार देता है और उसे जान से मार डालता है और ये कहता है कि पैस्टर ने कहा है कि उन्हें मिल्क मेड पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। ये कह के वो उसे स्टैब कर देता है और उसका दिल निकाल के खाने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके 5th एपिसोड का नाम है ब्लडी मैरी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक कैंडल होता है और वो मिरर के आगे खड़ी होती है और वो 3 बार ब्लडी मैरी कहती है तो उसके आईने में उसे ब्लडी मैरी नज़र आती है जो कि उस पर अटैक कर देती है और उससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें 4 दोस्त दिखाई जाती हैं जिनका नाम होता है बियांका, एलिस, मैगी और लेना और ये चारों अपनी दोस्त के घर में होती हैं जहाँ पे डिसाइड करती हैं कि क्यों ना वो ब्लडी मैरी को बुलाएं। बियांका कहती है कि ये सब सच नहीं है, तो एलिस जो कि उसकी बड़ी बहन होती है वो उसे बताती है कि ऐसा उसने सुना है कि अगर वो कैंडल जला के ब्लडी मैरी को आईने के सामने बुलाते हैं और अगर वो 3 बार ब्लडी मैरी कहते हैं तो ब्लडी मैरी वहाँ पर आ जाती है। वो सब इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और इस बात को जानने के लिए कि वो सच है या नहीं वो आईने के सामने चली जाती हैं, जहाँ पर बियांका इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जब ये लोग ब्लडी मैरी बोलने वाले होते हैं तो बियांका वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मैगी और लेना एलिस से कहती है कि उसकी बहन कितनी डरपोक है, तो एलिस उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो बियांका से कहती है कि आखिर वो इतना डर क्यों रही है। तो बियांका उसे बताती है कि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और वो नहीं चाहती कि उनके साथ कोई बुरा हो, लेकिन उसकी बहन एलिस उसे मना लेती है तो वो राज़ी हो जाती है और उसे भी डिसाइड करती हैं कि वो अलग अलग जगह पे जाएंगी आईने के सामने और वो 3 बार ब्लडी मैरी एक साथ बोलेंगी और देखेंगी कि ब्लडी मैरी वहाँ पे सच में आती है या नहीं। ये सुन के वो तीनों अलग अलग कमरे में चली जाती हैं और आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलती हैं और तभी वो अपने सामने आईने में ब्लडी मैरी को देख पाती हैं जो कि बहुत ही भयानक होती है और उन्हें वो कुछ टास्क देती है और कुछ दिन का समय भी देती है उसे कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो वो उनकी जान ले लेगी।
उसकी भयानक शक्ल देखकर वो चारों बहुत ही ज़्यादा डर गई थीं और उसे ये बताती हैं कि ब्लडी मैरी ने उन्हें कुछ टास्क दिए हैं जो कि उन्हें कंप्लीट करने हैं, वरना उनकी जान वो ले लेगी। बियांका उन्हें बताती है कि उसने उसे एक टास्क दिया है जहाँ पे उसे अपने काउंसलर पे थ्रेट्स लगाने हैं कि उसने उसका शोषण करने की कोशिश करी है, जो कि एक फेक थ्रेट होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ब्लडी मैरी उसे मार डालेगी। लेना उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे ये कहा है कि जब वो डांस प्रैक्टिस करेगी तो उसे अपनी एक दोस्त को पैरालाइज करना पड़ेगा उसे धक्का देकर। मैगी उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे कहा है कि अगर उसे अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, कि अगर उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड वापस चाहिए तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड्स को वायरल करना पड़ेगा। एलिस उन्हें बताती है कि ब्लडी मैरी ने उससे भी बात करी जहाँ पे उसने कहा कि उसे रिच बनना है, तो ब्लडी मैरी ने उससे कहा कि अगर वो रिच बनना चाहती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक काम करना पड़ेगा। वो सभी डिसाइड करती हैं कि वो ये सभी काम नहीं करने वाली क्योंकि इसमें दूसरों का नुकसान है और वो ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके बाद एलिस बियांका को लेकर वापस घर चली जाती है जहाँ पर उनकी माँ उन्हें कहती है कि वो बाहर गाड़ी में ही सोएं, तो वो दोनों चली जाती हैं गाड़ी में सोने के लिए, जहाँ पे एलिस बियांका को बताती है कि वो उसकी छोटी बहन है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी है उसको सेफ रखने की, तो वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगी। अगले दिन जब वो सभी लड़कियां क्लास में होती हैं तो उनकी टीचर उन्हें मिरर्स के बारे में पढ़ा रही थी और जब वो उनके सामने मिरर लेकर आती है तो उसके अंदर वो सभी ब्लडी मैरी को देख पाती हैं, जो कि उनसे कहती है कि वो टास्क को जल्दी कंप्लीट करें। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती हैं और क्लास से बाहर चली जाती हैं। जब वो चारों वापस मिलती हैं तो लेना उनसे कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये टास्क करके रहेगी क्योंकि उसे ब्लडी मैरी से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन उसकी दोस्त उससे कहती हैं कि उन्हें देखना है कि आखिर वो ये कर पाती है या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो पार्टनर है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद बियांका अपने काउंसलर के पास जाती है और वो देखती है कि वो काफ़ी शरीफ इंसान है जो कि बाल बच्चेदार है और ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे समाज उस पर थूकेगा और हो सकता है कि वो आत्महत्या भी कर ले। इधर एलिस ब्लडी मैरी के बारे में रिसर्च करने लगती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मार्गरेट वर्थ नाम की एक लेडी हुआ करती थी जो कि स्लेव्स को मारा करती थी और ब्लडी मैरी भी वहीं पर थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लडी मैरी बनी। इधर मैगी के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहती है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा जलती है और सोचने लगती है कि वो उसके न्यूड्स अब लीक करके ही रहेगी। तभी अचानक उसे वहाँ पर ब्लडी मैरी की आकृति नज़र आती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेना भी जब चेंजिंग रूम में होती है तो वहाँ पर उसे ब्लडी मैरी दिखती है जो कि उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को जल्दी पैरालाइज करे। इधर बियांका अपनी बहन के पास जाती है और उसे बताती है कि ब्लडी मैरी उसे हर जगह नज़र आ रही है और लेना ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी दोस्त को पैरालाइज कर देगी, इसलिए वो दोनों तुरंत प्रैक्टिस रूम में चली जाती हैं देखने के लिए कि वो ऐसा कर पाती है या नहीं। जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो लेना को देखती हैं जो कि जब प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पास मौका होता है उसे गिराने का, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं करना चाहती थी। ये देखकर सभी दोस्तों को अच्छा लगता है क्योंकि उसने डिसीजन लिया कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी। रात को बियांका जब अपने रूम में सो रही होती है तो वहाँ पर उसे ब्लडी मैरी उसके आईने में नज़र आती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो जल्दी करे क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद वो रात को बाहर ही चली जाती है क्योंकि उसे अपने रूम में डर लग रहा था और जब वो उसे सारी बात बताती है तो वो उससे कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। तभी वहाँ पर रोते हुए मैगी आती है जो कि उन्हें बताती है कि लेना की मौत हो चुकी है और उसकी आंखें ब्लडी मैरी ने निकाल ली हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि अब वो तीनों ही जिंदा बची हुई थी और समझ गई थी कि अगर वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेंगी तो वो भी मारी जाएंगी। अगले दिन एलिस एक म्यूज़ियम में जाती है जहाँ पे वो केयर टेकर को बताती है कि वो ब्लडी मैरी के बारे में जानना चाहती है, तो वो उसे उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। वो उससे कहता है कि पहले यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जिसको स्लेव्स को मारना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसका साथ जो देती थी वो भी उसकी एक स्लेव थी। उस स्लेव ने वहाँ पर कई सारे स्लेव्स को बुलाया था ताकि वो उनका ख्याल रख सके, और वो उसकी बातों में आ गए और उन लोगों को उन्होंने बेसमेंट में छुपा दिया ताकि वाइट्स उन्हें ना मार सकें। उन्हीं में से एक लेडी थी जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ आई थी और वही लेडी बाद में ब्लडी मैरी बनी। वो कई घंटों तक वहाँ पे भूखे प्यासे रहे लेकिन कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आया, लेकिन जब वो लेडी नीचे आई तो ब्लडी मैरी ने एक चाकू से उसे जान से मार डाला। उसे म्यूजियम में वो चाकू भी दिखाता है जिससे वहाँ पर वो कांड किया गया था। ये सुन के एलिस हैरान हो जाती है और वापस अपने कॉलेज चली जाती है। इधर बियांका मैगी से पूछती है क्या वो अपना टास्क करेगी या नहीं, तो मैगी उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी। वो इस प्लान को ड्रॉप कर देती है और कहती है कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। एलिस अपनी बहन से कहती है कि उसे वो चाकू मिल गया है जिससे ब्लडी मैरी को मारा गया था, तो क्यों ना वो उस चाकू को म्यूजियम से चुरा लें और ब्लडी मैरी के इलाके में लेकर जाएं जहाँ पर वो उसे जान से मार सकते हैं। ये सुन के उसकी बहन राज़ी हो जाती है और वो दोनों बड़ी चालाकी से केयर टेकर को बेवकूफ़ बनाकर उस चाकू को चुरा लेती हैं। उसके बाद वो अपनी दोस्त मैगी के घर जाती हैं जहाँ पर उन्हें मैगी की लाश मिलती है, यानी कि ब्लडी मैरी ने उसे भी जान से मार डाला था।
अब वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो ब्लडी मैरी को ही जान से मार डालेंगी और वो दोनों उस कैबिन के पास जाती हैं जहाँ पर ब्लडी मैरी मरी थी। जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर ढेर सारे आईने दिखते हैं जिसके अंदर वो ब्लडी मैरी को महसूस कर पाती हैं। तभी उनके सामने ब्लडी मैरी आती है जो कि एलिस से पूछती है कि क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स ले आई जो कि उसने कहा था उसे लाने के लिए। तो एलिस उससे कहती है कि वो सब कुछ ले आई है। ये सुन के बियांका हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो किस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रही है। तो उसकी बहन उसे बताती है कि उसने विश मांगी थी कि वो अमीर हो जाए और ब्लडी मैरी ने उससे कहा था कि उसे अमीर बनने के लिए उसे 3 इनोसेंट का ब्लड लाना पड़ेगा और उसका चाकू लाना पड़ेगा जो कि म्यूजियम में बंद है। ये सुन के बियांका हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि यानी उसके दोस्तों को उसने ही जान से मारा उनका खून लेने के लिए। उसकी बहन उसे बताती है कि उसने ही उन दोनों की आंखें निकाली और उनका खून भी निकाला और तीसरी इनोसेंट वो होगी तो वो उसे भी जान से मार डालेगी, जिसके बाद ब्लडी मैरी रिलीज हो जाएगी और वो अमीर बन जाएगी। ये सुन के उसकी बहन वहाँ से भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जब उनकी हाथापाई होती है तो बियांका एलिस को जान से मार डालती है और उसको मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन ब्लडी मैरी उससे कहती है कि अब वो उसकी जगह अमीर बन जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ से उसे आज़ाद कराना पड़ेगा। बियांका उससे कहती है कि वो उसे आज़ाद नहीं कराने वाली। तो ब्लडी मैरी उसे बताती है कि जब वो स्लेव बनकर इस घर में आई थी तो उस पर बहुत ही अत्याचार किए गए थे और उसकी बेटी को उन लोगों ने जान से मार डाला था। और तभी उसने आईने में देखकर डीमन को समन किया था और उसे कहा था कि वो उसे शक्तियाँ दे ताकि वो अपने लोगों को उनसे बचा सके, और अचानक से उसके अंदर कोई शक्ति आई और उसने एक एक करके सबको जान से मार डाला। लेकिन उनको मारने के बाद वो आईने में हमेशा से कैद हो गई और जो कोई भी ब्लडी मैरी 3 बार बोलता वो वहाँ पर प्रकट हो जाती। बियांका उसकी कहानी सुनकर रोने लगती है और वो फैसला करती है कि वो उसे आज़ाद करके रहेगी। वो अपनी बहन का ब्लड भी उसमें मिला देती है और उसे दे देती है और ब्लडी मैरी जब उस ब्लड को पीती है तो वो बाहर आ जाती है और उसकी जगह अब बियांका उस मिरर के अंदर ट्रैप हो जाती है जो कि अब नई ब्लडी मैरी बन चुकी थी। वो उससे कहती है कि उसने उसे धोखा दिया। तो ब्लडी मैरी उससे बताती है कि वो तो आज़ाद हो गई है लेकिन अब वो इस कर्स का पार्ट बन गई है, तो वो नई ब्लडी मैरी है और उसे आज़ाद होने के लिए भी सेम पैटर्न अपनाना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और तभी बियांका किसी को ब्लडी मैरी कहता हुआ सुन पाती है और जब वो उसके आईने के सामने जाती है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों 6 एपिसोड का नाम है फेस लिफ्ट और ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो कि अपनी ब्यूटी खोती जा रही थी। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो वो अपना ही यूरिन अपनी शक्ल पे लगाती है ताकि उसकी झुर्रियाँ एकदम ठीक हो जाएं, लेकिन उसका उसकी स्टेप डॉटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो उससे कहती है कि माँ तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करो क्योंकि वो जैसी भी है वो सुंदर है। उसके पति के मरने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी था और उसे वो मन ही मन पसंद किया करती थी। एक दिन वो एक शॉप में गई होती है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि अपने बुढ़ापे में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। ये देखकर वो वर्जीनिया को कहती है कि वो उससे दूर रहे। तो वर्जीनिया उससे पूछती है कि आखिर वो इतने बुढ़ापे में इतनी सुंदर कैसे दिख रही है। ये सुन के कैसी उसे एक डॉक्टर का नंबर देती है और उससे कहती है कि वो उसे कांटेक्ट करे तो वो भी ऐसा ही दिखने लगेगी। अब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए वर्जीनिया उस डॉक्टर के पास चली जाती है और उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर पीरी जो कि प्लास्टिक सर्जन होती है और उसका बहुत ही बड़ा क्लिनिक होता है। लेकिन उस क्लिनिक को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। ये वो जो प्लास्टिक सर्जरी करती थी वो अपने आप ही करती थी, यानी कि उसके जो तरीके थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। वर्जीनिया डॉक्टर से कहती है कि उसे भी सुंदर बनना है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि इंसान हर रूप में सुंदर ही होता है और अगर उसे अभी वो सुंदर नहीं लगती तो वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकती। ये सुन के वर्जीनिया उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो अपने आप को सुंदर तो मानती है, लेकिन उसे पता है कि अब वो बुढ़ापे में आ गई है जिसकी वजह से वो उतनी सुंदर नहीं दिखती। और उसने उसे कुछ क्लाइंट्स को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं अपने बुढ़ापे में भी, तो वो भी चाहती है कि वो भी उनकी तरह दिखे। ये सुन के डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके जो तरीके हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, तो उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। ये सुन के वर्जीनिया उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो डॉक्टर उसका चेकअप करना स्टार्ट करती है जहाँ पे वो उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही सुंदर बना देगी, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो पैसे बहुत ही ज़्यादा होते हैं वर्जीनिया के लिए, लेकिन सुंदर दिखने के लिए वो कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर रही थी। वो अपने बैंकर को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ पैसे दे, लेकिन वो उसे पैसा देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके पति के मरने के बाद उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। ये सुन के वो अपने घर को भी गिरवी रख देती है ताकि वो इन पैसों को जमा करके वो सुंदर नज़र आ सके। अगले दिन वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है जहाँ पर वो उसे पैसे देती है और वो एग्रीमेंट पे साइन भी कर देती है।
वहीं पे डॉक्टर उसके हाथ देखती है और उसे कहती है कि वो उसके हाथों का भी ऑपरेशन करेगी ताकि उसके फेस के साथ उसका हाथ भी सुंदर दिख सके। वर्जीनिया उससे कहती है कि ये तो वो पहली बार सुन रही है कि फेस के साथ हाथ का भी ऑपरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। उसके बाद वो वर्जीनिया को बेहोश कर देती है और उसका ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन के बाद वर्जीनिया को वो उसके घर भेज देती है। यहाँ पे रात को जब वर्जीनिया की बेटी फे वहाँ पर आती है तो वो उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके हाथ और मुँह पे पट्टियाँ देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या कर लिया। तो वर्जीनिया उसे बताती है कि उसके पैसे और उसकी जो मर्जी वो करे। फे उसे बताती है कि अगर कोई भी फेस लिफ्ट कराता है तो इतनी ज़्यादा पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसकी स्टेप डॉटर है तो वो उसकी रियल बेटी बनने की कोशिश ना करे। ये सुन के फे को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। और इधर वर्जीनिया का दर्द से बुरा हाल हो रहा था और जब वो दवाइयाँ खाने के लिए जाती है तो दवाइयाँ ही नीचे गिर जाती हैं। लेकिन तभी फे वहाँ पर आकर उसे वो दवाइयाँ खिलाती है और उसे कहती है कि वो बेशक उसकी स्टेप मॉम है, लेकिन उसने कभी ऐसा महसूस उसे नहीं होने दिया कि वो उसकी असली माँ नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर रुकी और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। अब फे अपनी माँ वर्जीनिया का ख्याल रखने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो डॉक्टर एक स्कैम कर रही है। लेकिन वर्जीनिया उससे कहती है कि वो उसके बारे में इतना ज़्यादा ना सोचे। अब कुछ दिनों बाद वर्जीनिया अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। जब डॉक्टर उसे बताती है कि उसे हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखे और अगर वो दर्द से परेशान है तो क्यों ना वो उसकी पार्टी में आ जाए जो कि आज रात उसने रखी हुई है, जहाँ पे कई सारे लोग मौजूद होंगे और वहाँ पे अगर वो आएगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। वर्जीनिया उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो डॉक्टर उससे कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी तरफ से। ये सुन के वर्जीनिया वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो घर पे पहुँचती है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्जीनिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ पर वो चली जाती है, जहाँ पर वो कई सारे लोगों को देखती है और डॉक्टर भी उसे वहाँ पर मिलती है जो कि उसे अपने साथ रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी गेस्ट है तो वो सबके सामने उसका ऑपरेशन सबको दिखाएगी ताकि लोग प्रेरित हों और उससे और भी ज़्यादा ऑपरेशन करा सकें। ये सुन के वर्जीनिया राजी हो जाती है सबके सामने वो पट्टी हटाने के लिए। वहीं पे हम फे को भी देखते हैं जो कि अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर आई थी और तभी एक बॉडीगार्ड उसे देख लेता है तो वो उसे पकड़ के बंदी बना देता है। अब रात को जब पार्टी होती है तो डॉक्टर वर्जीनिया को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ पर वो सबके सामने कहती है कि वो इसकी पट्टी हटाने वाली है और वो सभी देखेगी कि उसने क्या कलाकारी करी है। जहाँ वर्जीनिया उनसे कहती है कि उसकी बेटी को वो लोग जाने दें, लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसकी बेटी को ये सब देखना ही पड़ेगा। तभी वो वर्जीनिया को बैठाते हैं और उसकी पट्टियाँ खोलने लगते हैं और जब वो वर्जीनिया को आईने में दिखाते हैं तो वर्जीनिया देखती है कि उसने उसकी शक्ल एक सूअर की तरह बना दी है और उसके जो हाथ हैं वो भी सूअर की तरह बना दिए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तो डॉक्टर उससे कहती है कि दरअसल वो सभी कल्ट के मेंबर हैं, जिसमें सभी कल्ट मेंबर सुंदर होते हैं और वो हर साल एक ऐसे बंदे को चुनते हैं जो कि बदसूरत होता है, इसीलिए वो उन्हें पिक के फॉर्म में बना देती है और उसकी बलि वो चढ़ाते हैं ताकि उनका काम चलता रहे और वो हमेशा सुंदर दिख सकें। और इस रिचुअल के लिए उन लोगों ने उसे चुना है। वर्जीनिया वहाँ पर बर्नी और कैसी को भी देखती है जिसने उस डॉक्टर का नंबर उसे दिया था और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो सभी मिले हुए हैं। वर्जीनिया तुरंत वहाँ से भागने लगती है और वो सभी उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वो सभी उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि एक बदसूरत पिगलेट इतना नहीं भाग सकता। तभी वो स्पीयर से उसे स्टैब करके जान से मार डालते हैं और उसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर आती है उसे बचाने के लिए, लेकिन अपनी माँ को मरता हुआ देखकर वो रोने लगती है। तभी वो डॉक्टर फे के पास आती है और उसे बताती है कि दरअसल जो उसकी माँ थी वो उनके ही ग्रुप की मेंबर थी और चाहते हैं कि वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वर्जीनिया उसकी स्टेप मॉम थी ना कि उसकी असली मॉम। ये सुन के फिर राज़ी हो जाती है उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए और कुछ महीने बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे अपने कल्ट का साइन दिखाता है और वो भी उसे अपने कल्ट का साइन दिखाती है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 का नाम है नेक्रो और ये कहानी है सैम नाम की एक लड़की की जो कि एक मॉर्टिशियन होती है, जहाँ पे वो मुर्दों का पोस्टमार्टम करके उन्हें सजाया करती थी। एक फैमिली की ये डिमांड होती है कि उनके घर में जो मरा है उनकी जो लाश है उसे वो अच्छे से सजा दे ताकि उनके फ्यूनरल पे वो अच्छी दिखे। सैम उनकी बात मानती है और ठीक वैसा ही करती है और जब उस लेडी का फ्यूनरल होता है तो फ्यूनरल पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, जिसकी वजह से वो फैमिली काफ़ी सेटिस्फाइड फील करती है। और सैम का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका काम उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से अब वो उसकी सैलरी बढ़ा रहा है। सैम सुन के खुश हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड जेसी के पास जाती है और उसे जब वो ये खुशखबरी देती है तो जेसी भी काफ़ी खुश हो जाता है। जेसी पेशे से एक लॉयर होता है जिसकी एक मीटिंग होती है और जब वो जाने वाला होता है तो सैम उसे रोक देती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो कुछ देर बाद जाए, लेकिन जेसी को उसके अंदर से मुर्दों की बदबू आ रही थी।
इसीलिए वो उससे कहता है कि वो पहले नहा ले, उसके बाद वो रात को उससे मिलेगा। दोपहर में सैम अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसकी दोस्त उससे पूछती हैं कि आखिर उसके बीच और जेसी के बीच क्या चल रहा है। तो वो उन्हें बताती है कि जेसी को लगता है कि उसके अंदर से मुर्दों की बदबू आती है, इसीलिए आजकल वो उससे दूरी बनाए हुए है। ये सुन के उसकी दोस्त हैरान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। लेकिन सैम उन्हें बताती है कि उसकी जॉब जैसी भी है, उसे अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका ये मानना है कि हर एक मुर्दा उसे कोई ना कोई चीज़ सिखा कर जाता है। एक लड़की उससे कहती है कि मुर्दा उसे कोई चीज़ कैसे सिखा सकता है। तो सैम उसे बताती है कि दरअसल हर एक इंसान अपना एक्सपीरियंस लेके मरता है और उसे ऐसा फील होता है कि मुर्दे कोई ना कोई मैसेज उसे देना चाहते हैं। ये सुन के उसके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। अगले दिन सैम जब अपने काम पर होती है तो वहाँ पे चार्ली नाम का हेल्पर आता है, जो कि एक लाश लेकर आया था। सैम उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे नया रिक्रूट हुआ है और आज से वही यहाँ पे लाशों को लाएगा और उन्हें गाड़ेगा। सैम ये देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो काफ़ी जवान था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था। और जब वो वापस अपने घर जा रही होती है तो वो सामने चार्ली को खड़ा हुआ पाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि वो इतना जवान है तो उसे ये जॉब क्यों करनी पड़ रही है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसे मुर्दों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उसका मानना है कि हर मुर्दा अपना एक्सपीरियंस लेके मरता है और उसका मानना है कि ये ऑनर की बात है कि अगर वो किसी की डेड बॉडी वहाँ तक पहुँचा रहा है। ये सुन के सैम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छी सोच है। शाम को जब अपने घर पहुँचती है तो वो जेसी के लिए तैयार होती है और जब जेसी घर पे आता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन वो अपने मन के अंदर चार्ली को सोच रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि मन ही मन वो चार्ली को पसंद करने लगी है। अगले दिन सैम जब अपने काम पर जाती है तो चार्ली से वो और भी अच्छी तरह बातें करने लगती है, जिससे कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे थे। चार्ली उसे जीने का नया तरीका सिखाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि दरअसल चार्ली को मुर्दे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और चार्ली को कहीं ना कहीं यही लगता था कि सैम को भी मुर्दे लोग पसंद आते हैं, इसीलिए उसने इतनी जवानी में ये काम करने का सोचा। चार्ली उससे पूछता है कि आखिर उसने कौन सी ऐसी चीज़ खाई है जो कि उसे बेकार लगी है। तो वो उसे बताती है कि जैसी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ता है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही चार्ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक सिंगल लड़की है। उसके बाद वो दोनों फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं और सैम उससे पूछती है कि उसके माता पिता क्या करते हैं। तो चार्ली उसे बताता है कि दरअसल उसके माता पिता नहीं हैं। एक दिन वो, उसके माता पिता और उसकी बहन एक ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया और वो भी वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए मर गया था। लेकिन अचानक से उसकी सांसें चलने लगी और वो जान पाया कि मुर्दा होना कैसा फील होता है। उसने मौत को करीब से देखा है, शायद इसीलिए वो मुर्दों की रिस्पेक्ट करता है और वो चाहता है कि वो इस दुनिया से पीस में जाएं। इसीलिए उसने ये जॉब चुनी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और वो उससे कहती है कि दरअसल वो भी ऐसा ही फील करती है और वो उसे एक बात बताना चाहती है जो कि उसने किसी से नहीं कहा, ना ही अपने बॉयफ्रेंड को बताया है। चार्ली उससे कहता है कि आखिर वो क्या बात है, लेकिन जब वो उसे वो बात बताने जा रही होती है तो अचानक से जेसी का कॉल आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो घर में वापस आ जाए। जब सैम वापस घर में आती है तो वहाँ पर उसे ज़मीन पे पड़ी हुई बर्ड्स मिलते हैं और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी सैम और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसे संभालते हैं। तो जेसी उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया। वो यहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था। तो सैम उससे कहती है कि वो बहुत ही बेकार लड़की है, जो कि उसके लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बचपन में उसने दरअसल अपनी माँ को खो दिया था। एक चोर उनके घर में घुस आया था, जिसने उसकी माँ को शूट करके जान से मार डाला था और वो बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से उसे पता नहीं था कि उसकी माँ मर गई है और उसने अपनी मरी हुई माँ का दूध कई दिनों तक पिया था। वो उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो अपने काम पर होती है तो वहाँ पर एक लाश आई होती है और जब वो पर्दा हटाकर उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो चार्ली की लाश है। ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो चार्ली को बहुत ही पसंद किया करती थी और वो उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कर लिया। तभी अचानक वो सोचती है कि क्यों ना वो चार्ली के साथ इंटीमेट हो और वो तुरंत उसकी लाश के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसलिए तुरंत बाहर चली जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो देखती है कि चार्ली वहाँ पर मौजूद नहीं है और जब वो बाहर जाती है तो चार्ली बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उसे कहता है कि उसने ड्रामा किया ताकि वो उसे बता सके कि वो नेक्रोमैंटिक है और उसे मुर्दे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो उसका प्यार पाना चाहता है और उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। ये सुनकर सैम उससे कहती है कि आइंदा वो उसे कभी ना नजर आए, क्योंकि ये हरकत उसने बहुत ही गलत कर दी। सैम उसके बाद वो जॉब छोड़ देती है और जेसी को हाँ कर देती है शादी के लिए और कुछ महीने बाद वो शादी की तैयारी करने लगते हैं। जिस दिन सैम की शादी होने वाली होती है उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब वो स्टेज पर जाती है और वो वॉज पढ़ने लगती है तो जैसे उससे कहता है कि पहले वो अपने मोमेंट्स की वीडियो प्ले करेंगे।
जब वो अपनी मेमोरीज की वीडियो प्ले करता है तो लास्ट में वो वीडियो भी प्ले हो जाती है, जिसमें वो सभी देख पाते हैं कि सैम एक लाश के ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या है। और तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो लाश वही था और वो उसे याद दिलाना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है। जैसे ये देखकर उससे रिश्ता तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और सैम की शादी टूटने के कारण अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और जहाँ कहीं भी वो जॉब पे जाती है सभी लोग उसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। ये उसकी वीडियो अब वायरल हो गई थी और सभी लोग उसे अपने फ़ोन में देखा करते थे। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन वो कुछ पैसे इकट्ठा करती है और एक गन खरीद लेती है और वो तुरंत चार्ली के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन चार्ली उससे कहता है कि वो उसे रियलाइज़ कराना चाहता था कि वो मुर्दों से प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुन के सैम उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी उसके साथ मरने के लिए तैयार है और वो चार्ली को शूट कर देती है और उसे गड्ढे में डाल देती है। और उसके बाद वो मशीन को ऑन करती है जिससे वो गड्ढा भरने लगता है और वो भी उसके साथ अंदर जाकर वहीं पे इंटीमेट होती है। और जब वो गड्ढा भर जाता है तो उन दोनों की मौत हो जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों 8th एपिसोड का नाम है लेक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लेक दिखाया जाता है जहाँ पर फिन और जेक नाम के भाई बहन अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे ताकि वो लेक के अंदर के ट्रेजर्स को ढूंढ सकें। जेक को काफ़ी इंटरेस्ट था अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को ढूंढने का और वो अपनी बहन फिन से कहता है कि इसके अंदर ही ट्रेजर है और वो तुरंत उसके साथ नीचे कूद जाता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि जेक को पकड़ लेता है और उसकी बहन जब उसे छुड़ाने के लिए जाती है तो वो उसे नहीं छुड़ा पाती और जब वो ऊपर सांस लेने के लिए जाती है और नीचे आती है तो उसका भाई वहाँ पर मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसका भाई अब मर चुका था। फिर हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ फिन वापस अपने माता पिता जेफरी और एरिन के पास आ जाती है और वो उनके साथ रहने लगती है। लेकिन वो अपने भाई की यादें नहीं मिटा पाई थी क्योंकि उसका मानना था कि उसके भाई की जो मौत हुई है वो उसकी वजह से हुई है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो अपने आप को ब्लेम देना बंद करे और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे जेक की कई सारी वस्तुएं मिलती हैं जिसे देखकर वो उसे याद करने लगती है। जेफरी अपनी वाइफ इरिन से कहता है कि आखिर फिन की प्रॉब्लम क्या है तो इरिन उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है और उसे समझना ही होगा। जब उसका बेटा मरा तब उसको उसकी ज़रूरत थी लेकिन वो उसके साथ नहीं था बल्कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। जेफरी उससे कहता है कि उसे उस वक्त वही सही लगा तो उसने वो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बेटे को याद नहीं करता। वो हर एक दिन अपने बेटे को याद करता है और सोचता है कि काश वो जिंदा होता। इरिन उससे कहती है कि उनके बेटे की लाश अभी तक उन्हें नहीं मिली है और पुलिस ने उसे न जाने कैसे ढूंढा है कि वो लाश ही नहीं मिली। वो चाहती है कि एक दिन वो वहाँ पर जाए और उसकी लाश को ढूंढ के लेकर आए। रात को इरिन फिन के रूम में जाती है और देखती है कि उसे नींद नहीं आ रही तो वो उसे कहती है कि वो अपने आप को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानना बंद करे। फिर उससे कहती है कि उसने देखा था कि उसके भाई को किसी ने पकड़ा था लेकिन कोई भी इस कहानी पे उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे इस कहानी पे विश्वास है और वो पता लगा के रहेगी कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है। जब नहाने के लिए जाती है तो अपने बेटे को इमेजिन करती है जो कि उससे कहता है कि वो पानी में फंस गया है तो वो उसे बाहर निकाले। अगले दिन जब वो अपने पति को इस हेलुसिनेशन के बारे में बताती है तो उसका पति उससे कहता है कि वो पागल हो गई है। पुलिस ने वहाँ पर ढूंढा है और उन्हें उनका बेटा कहीं पर भी नहीं मिला। रात को इरिन जब सो रही होती है तो अचानक से उसे स्विमिंग पूल से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो अपने बेटे को अपने सामने देख पाती है जो कि उससे कहता है कि वो उस लेक के अंदर है तो वो उसे बाहर निकाले। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को वहाँ पर ढूंढ कर ही रहेगी। वो जेफरी से कहती है कि क्यों ना वो लोग वहाँ पर जाएं और अपने बेटे को ढूंढ के लेकर आएँ। फिर उसका पति उससे कहता है कि वो इस काम के लिए उसे अलाउ हरगिज़ नहीं करने वाला क्योंकि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और फिर उससे कहती है कि उसे उसकी बातों पे विश्वास है और वो उसके साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी के साथ सामान पैक करती है और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो इरिन याद करती है कि जब उसका बेटा जिंदा था। फिर उसे बताती है कि जब वो नीचे जाएगी तो उसे अपने सामने एक बाईसाइकिल नज़र आएगी और उस बाईसाइकिल के आगे जब वो जाएगी तो वहीं पर जेक की लाश उसे मिल सकती है। ये सुन के वो नीचे जाती है और उसने अपनी कमर से रस्सी बांध ली थी ताकि उसकी बेटी उसे खींच के बाहर निकाल सके। जब अंदर जाती है तो उसे बाईसाइकिल नज़र आती है और तभी वो अपने सामने जेक की लाश को देख पाती है। लेकिन जब वो उसे ऊपर ले जाने लगती है तो उसका पैर कोई पकड़ लेता है जिससे कि वो हैरान हो जाती है और उसकी बेटी उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। तुरंत पुलिस को वहाँ पे बुलाती है और उसकी लाश को वो लोग बरामद करते हैं जहाँ पर वो सभी हैरान थे कि इतने सालों से वो लाश उन्हें नहीं मिली थी लेकिन उसकी माँ को वो लाश अचानक से मिल गई। उसकी माँ ने वहाँ पर 3 और लाशों को देखा था और उनमें से एक लाश ने एक लॉकेट भी पहना था जो कि पुराने ज़माने का लॉकेट था।
अब वो सब पता करने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। इसीलिए वो एक बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं और उस लॉकेट को दिखाते हैं। और जब वो बूढ़ी लेडी वो लॉकेट को देखती है तो उसे बताती है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का लॉकेट है। फिर उससे पूछती है कि आखिर वो डूबे कैसे। तो उसे बताती है कि दरअसल यहाँ पर प्रेस्कॉट नाम का एक बंदा था जो कि इस टाउन का मालिक हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। जो कोई भी उसके खिलाफ जाता था वो उसे उस नदी में ही बहा देता था। और उसने कई सारे मासूमों की भी जान ली है उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, ताकि वो यहाँ पर सबसे पावरफुल इंसान बन के रह सके। उसने ही उन तीनों लोगों को ड्राउन किया था क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। और शायद अब वो लाशें ज़िंदा हो गई हैं ताकि वो प्रेस्कॉट फैमिली से बदला ले सके। ये प्रेस्कॉट के पाप का घड़ा भर चुका है। ये सुन के वो हैरान हो जाती हैं और उसके बाद वो वापस जाती हैं, जहाँ पे जेफरी भी उनसे मिलने के लिए आ गया था। फिन जेफरी से पूछती है कि ये लेक उन्हें बिलोंग करती है, तो आखिर वो इस लेक को बेचना क्यों नहीं चाहता। तो जेफरी उससे कहता है कि ये उसके पूर्वजों की लेक है और वो अगर इसे बेचेगा तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ये सुन के ईरन समझ जाती है कि दरअसल वो भी एक प्रेस्कॉट है और वो उससे कहती है कि उसकी जान को खतरा है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और तभी अचानक से लेक के अंदर से वो सारी लाशें बाहर निकलती हैं, जो कि आखिरी बचे हुए प्रेस्कॉट जेफरी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे जान से मार डालती है। ये देखकर ईरन और फिन समझ जाती हैं कि जेक की भी ऐसे ही मौत हुई थी और जब वो नीचे गया तो उन लोगों ने उसे जान से मार डाला। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था 7th और 8th एपिसोड की कहानी। आपको इन दोनों में से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।